सुप्रभात बच्चों, जैसा कि एग्ज़ाम्स एकदम नज़दीक हैं और आपका हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है और अब अपने करेंगे हिंदी के सारे टॉपिक किसके, व्याकरण के। ये हैं आपके सारे व्याकरण के टॉपिक जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा क्षितिज के गद्य और पद्य की दोनों की अलग अलग प्रश्नोत्तरी की वीडियो बन चुकी है और मॉडल पेपर की वीडियो भी बना दी है। कृतिका के भी अलग से महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी बन सके थे वो मैंने बना दिए हैं। अब अपने करेंगे व्याकरण। सबसे पहले देखेंगे संज्ञा। संज्ञा की पूछेंगे सबसे पहले परिभाषा। क्या प्रश्न बन सकता है, परिभाषा पूछेंगे। तो परिभाषा ध्यान रखनी है, किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, किसी प्राणी, किसी वस्तु या किसी स्थान के नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न बन सकता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ध्यान में रखना, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये इनकी पूरी वीडियो पहले बना दी है। अब सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से अपने क्या कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड से चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक नज़र में सारा समझ में आ जाए। तो इसके पहला प्रश्न क्या बन सकता है, संज्ञा की परिभाषा पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न क्या बन सकता है, संज्ञा की परिभाषा पूछ सकते हैं, याद रखना। उसके बाद इसके भेद पूछ सकते हैं और कितने भेद होते हैं ये भी पूछ सकते हैं। या फिर ये पूछ सकते हैं जैसे कि जयपुर में कौन सी संज्ञा है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, क्या विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष प्राणी का बोध कराने वाले शब्द कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पूरी जाति या समुदाय का बोध कराने वाले जातिवाचक, और किसी पदार्थ के गुण, भाव या दशा का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे, ठीक है। तो अब इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जैसे जयपुर है, जैसे अगर पूछ लिया लड़का शब्द में संज्ञा बताइए तो आप बता देंगे जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और जयपुर है, बीकानेर है, सीता है, राम है, किसी का नाम आ गया तो भी वो इसमें किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। ये पूरा मैंने आपको पहले समझा दिया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़, एक प्रश्न और पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं, डस्टर कहाँ गया, एक चीज़ और क्या पूछ सकते हैं, जातिवाचक के कौन कौन से भेद होते हैं, ध्यान में रखना। एक तो समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या होगा, सोना, चांदी, पीतल, घी, ऊन, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सारे किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक में। और समूहवाचक में क्या आएंगे, भीड़, पूरे समूह का भेद करवाएंगे। परिवार, कक्षा, ऐसे शब्द किस में आएंगे, सेना, पुलिस, ये आ जाएंगे समूहवाचक में। ध्यान में रखना, ये चीज़ें और पूछ सकते हैं। एक चीज़ इसमें और पूछ सकते हैं कि जातिवाचक जो शब्द होते हैं, जैसे एक प्रश्न आपसे पूछ लिया, आगरा में हर घर में ताजमहल है, ठीक है। आपसे पूछेंगे रेखांकित शब्द क्या है, तो ध्यान में रखना है, यहाँ पर ताजमहल देखते ही आपको व्यक्तिवाचक नहीं कर देना है। ये कौन सा शब्द है, ये जातिवाचक शब्द है। क्यों, क्योंकि आगरा के हर घर में, यानी कि इसकी ताजमहल की प्रतिकृति है, ना कि पूरा का पूरा ताजमहल ही है, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में बदल गई है, जातिवाचक में बदल गई है। तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा, ठीक है। वैसे इतना पूछेंगे नहीं, फिर भी अगर पूछ लें तो ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी तरह से जातिवाचक अगर व्यक्तिवाचक में बदल जाएंगे तो ये भी पूछ सकते हैं प्रश्न आपसे। कैसे पूछेंगे, देखो, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया,
नेताजी, नेताजी तो कोई भी नेताजी हो सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। लेकिन नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ये नेताजी शब्द किसके लिए आया है? सुभाष चंद्र बोस जी के लिए आया है। इसलिए ये शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये हो गई आपकी संज्ञा। अब चलेंगे, यहाँ टिक लगा दूं, अब चलेंगे अगला टॉपिक सर्वनाम पर। तो दूसरा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम में क्या पूछेंगे? देखो, सबसे पहले परिभाषा की, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। आप लिख देंगे, क्या परिभाषा है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, आप लिख दीजिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसमें बन सकता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, ये भी पूछ सकते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और निजवाचक। ये आपसे पूछ सकते हैं कि कितने भेद होते हैं। 3 और 3 6 भेद हो गए। अब इसमें से ये प्रश्न भी आ सकता है, देखें, जिन शब्दों से, ऐसे प्रश्न आ जाए, जिन शब्दों से जिन शब्दों से डैश का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? लिखित स्थान में क्या भरोगे? जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं, ध्यान में रखना है। एक तो आपसे पूछ लेंगे परिभाषा, और दूसरा इसके भेद कितने होते हैं। तीसरा प्रश्न कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। चौथा प्रश्न, इनमें से जो भेद हैं, इनमें से आ सकता है कि किसी भी भेद के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चितता का बोध हो, या वे सर्वनाम शब्द जो केवल पुरुष या व्यक्ति के बारे में बताएं, या अनिश्चय, जिन सर्वनाम शब्दों से अनिश्चितता का बोध हो। प्रश्न, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध हो। संबंध, 2 वाक्यांशों और 2 वाक्यों में संबंध बताने वाले क्या हो जाएंगे? जैसे जो सो, जैसा वैसा। ठीक है, ये आ जाएंगे। और निजवाचक, ये प्रश्न भी आ सकता है कि वे सर्वनाम शब्द जिसमें कर्ता के स्वयं के बारे में बात होती है, तो वे कौन से सर्वनाम शब्द कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब चलेंगे आगे, दूसरा टॉपिक हो गया है, टिक लगा देती हूँ। तीसरा शुरू करेंगे, विशेषण। अगला टॉपिक बन सकता है विशेषण। तो ध्यान में रखना है, सबसे पहले क्या प्रश्न पूछेंगे? विशेषण की परिभाषा, या परिभाषा ऐसे भी आ सकती है, संज्ञा या लिखित स्थान की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, विशेषण किस किस की विशेषता बताते हैं? संज्ञा, और यहाँ क्या भरना होगा? सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न बन जाएगा कि इसके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये प्रश्न बन सकता है। तो देखें, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, ध्यान में रखना अच्छी तरह से, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, अब देखें, गुणवाचक में ये चारों भेद याद रखना अच्छी तरह से, गुण, परिमाण, संख्या, संकेत। ठीक है, गुण, परिमाण, संख्या और संकेत, इस तरह से याद कर लेना। ठीक है,
गुणवाचक में गुण दोष के बारे में या दशा दिशा के बारे में बताने वाले शब्द जैसे कि काला, गोरा, पुराना, नया, इस तरह के शब्द किस में आ जाएंगे? गुणवाचक में आ जाएंगे। परिमाणवाचक में कितना दूध पीता है? 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 2 लीटर, 4 लीटर, ठीक है, ये इसमें आ जाएंगे। संख्यावाचक में संख्या पूछी जाएगी, इसमें माप तोल पूछा जाएगा कि कितने बच्चे, 2 बच्चे खेल रहे हैं या 2 केले खाता है राम प्रतिदिन, इस तरह के आ जाएंगे। इसमें भी 2 अनिश्चय निश्चय भी होगा, इसमें भी निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक होगा। संकेतवाचक को ध्यान में रखना है कि संकेतवाचक में क्या पूछ सकते हैं कि जैसे आ जाए यह लड़का, ठीक है, यह लड़का, या आ जाए या वह लड़का खेल रहा है। अब इसमें पूछेंगे कि रेखांकित शब्द क्या है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि वह लड़का, संकेतवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि उसी संकेतवाचक सर्वनाम में क्या होगा? सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आए और ये उसी संज्ञा की ओर संकेत करें तो वे क्या होंगे? संकेतवाचक विशेषण बन जाएंगे। होंगे तो वो सर्वनाम शब्द ही बन जाएंगे, क्या? संकेतवाचक विशेषण बन जाएंगे। तो वह लड़का, तो इसी लड़के की ओर संकेत हो रहा है, तो ये वह शब्द क्या हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। बाकी परिभाषा और भेद ही अभी तक पूछे गए हैं, ज़्यादा डीप नहीं पूछे जाते। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि बाय द वे अगर पूछ लें तो आपको ध्यान में होना ही चाहिए। अब चलेंगे, इस पर टिक लगा दूँ। अगला टॉपिक क्रिया। अगला टॉपिक है क्रिया। तो क्रिया में सबसे पहले क्या पूछेंगे? परिभाषा पूछेंगे। तो परिभाषा ध्यान रखना है कि जिन शब्दों में किसी काम का करना या होना पाया जाए, क्या कहलाएंगे? क्रिया शब्द कहलाएंगे, ठीक है। फिर 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 भेद? सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक अकर्मक नहीं बोलना है, सकर्मक अकर्मक। तो देखो, सकर्म यानी कर्म सहित जिसके साथ कर्म हो, ठीक है, जिसके साथ कर्म ना हो, ठीक है। अब देखें उदाहरण, राम फुटबॉल खेल रहा है। अब देखिए, प्रश्न बनाकर देखेंगे आप। पहले तो ये परिभाषा पूछ सकते हैं, फिर भेद पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रश्न बनाकर पूछेंगे, राम, यहाँ से शुरू करेंगे प्रश्न, इसको हटा देंगे, जो उत्तर आ रहा है ना वो हटा देंगे। राम क्या खेल रहा है? तो उत्तर आ रहा है फुटबॉल खेल रहा है। तो ये जो उत्तर आएगा वो क्या होगा? कर्म। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये क्रिया कौन सी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया क्या उड़ रही है? कोई प्रश्न ही नहीं बन रहा, ठीक है। क्रिया सारी की सारी साथ में लगानी है, ध्यान रखना। कर्ता के तुरंत बाद क्या लगा के उसके तुरंत बाद क्रिया लगा देनी है पूरी की पूरी। तो उड़ना क्या है? क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है। तो चिड़िया क्या उड़ रही है? कोई प्रश्न नहीं बन रहा, तो ये कौन सा हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। राम नहा रहा है, राम सो रहा है, राम रो रहा है, ऐसे वाक्य किस में आ जाएंगे? स्वाभाविक सारे आ जाएंगे अकर्मक क्रिया में। राम पुस्तक पढ़ रहा है, सीता पत्र लिख रही है, ये किस में आ जाएंगे? सकर्मक क्रिया में। ध्यान में रखना। इसके अलावा इसके भी और भेद हो सकते हैं जो कि पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देखें, एक तो द्विकर्मक क्रिया, ठीक है, जिसमें 2 कर्म हो, याद रखना, ठीक है। 2 कर्म हो, जैसे राम ने श्याम को रुपए दिए, ठीक है, रुपए दिए। अब इसमें ये पूछेंगे कि मुख्य कर्म कौन सा है या गौण कर्म कौन सा है। तो एक ही चीज़ ध्यान रखना कि जो अप्राणीवाचक है, जो निर्जीव है, वो क्या होगा? मुख्य कर्म होगा, ठीक है। ट्रिक बता रही हूँ, एक ही कंडीशन बता रही हूँ आपको, ठीक है। 2 कर्म है, किसको रुपए दिए? क्या दिए? रुपए। किसको दिए? शाम को, ठीक है। तो एक मुख्य कर्म है, एक है गौण
कर्म। ठीक है, जो निर्जीव है वो मुख्य कर्म हो गया, जो सजीव है वो गौण कर्म हो गया, याद रखना। या जो क्रिया के पास है वो मुख्य कर्म, क्रिया से दूर है वो गौण कर्म होगा। ठीक है, उसके बाद चलेंगे अपने पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया के भेद पूछे तो आपको दो ही बताने हैं, ये तो अलग से हैं। ठीक है, आपको दो ही भेद बताने हैं कि क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक अकर्मक। पूर्वकालिक जिसमें कर्म लगा रहे, मुख्य क्रिया से पहले कोई कार्य हो वह पूर्वकालिक क्रिया होगी। कर लगा रहे, राम खाना खाकर सो गया। ठीक है, खाना खाकर सो गया, तो खाकर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है, इनमें कर लगा रहेगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया, खुद काम ना करके दूसरे से करवाना। ठीक है, बनवाना, करवाना, लिखवाना, बंटवाना। ठीक है, राम ने मोहन से पत्र लिखवाया। किस खुद काम नहीं किया, किसी से करवाया, तो लिखवाना क्रिया क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक हो जाएगी। ये ध्यान में रखना। ये हो गया अपना क्रिया टॉपिक। अब ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सारे क्या हैं, विकारी हैं। क्या है, विकारी शब्द हैं। ठीक है, और ये क्या है, अविकारी है। अब अपने करेंगे अव्यय या अविकारी शब्द। देखें, अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय या अविकारी शब्द क्या कहलाते हैं, वे शब्द जिन पर लिंग, वचन व काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परिभाषा पूछ सकते हैं पेपर में, तो ध्यान रखना है। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहला प्रश्न तो ये बन सकता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के 4 भेद। कौन कौन से, देखें, क्रिया विशेषण, और समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब देखेंगे अपने सबसे पहले क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखें, क्रिया विशेषण में से क्या पूछेंगे, इसके पहले भेद कितने होते हैं, कितने भेद होते हैं, 4। तो इन्हीं भेदों पर चर्चा कर ले अपने, ये बाद में करेंगे, इसके तुरंत बाद में। डस्टर ये सब साफ कर दूं। ओके, यहां लिख लेते हैं क्रिया विशेषण। अगर पेपर में आ जाए कि क्रिया विशेषण है, डैश करके आ जाए, रिक्त स्थान में आ जाए, तो आप लिखेंगे अविकारी या अव्यय है। ठीक है, अब देखें क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब ध्यान में ये रखना है, देखो अच्छी तरह से, यार पिन जुड़ी नहीं हुई, माइक की पिन जुड़ी नहीं हुई, जोड़ दें। हाँ, तो देखें, अब कालवाचक में आपको क्या लगाना है, कब लगाना है। ठीक है, कि आज मेरा पेपर है, प्रश्न बनाएंगे, कब है पेपर, आज है, तो आज शब्द क्या है, वाचक है। ठीक है, अब देखें स्थानवाचक कहाँ लगा कर देखोगे, राम ऊपर बैठा है, कहाँ बैठा है, ऊपर बैठा है, तो ऊपर शब्द क्या है, स्थानवाचक। प्रश्न लगाकर देख लेना, होता जाएगा, बिल्कुल आसान है। कितना लगाओगे, ठीक है, लिखते लिखते मैं थक गया हूँ, कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, क्या, लिखते लिखते थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा शब्द क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखें आगे, रीतिवाचक कैसे, लिख कैसे रहे हैं, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, क्या, जल्दी जल्दी
लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न लगाकर देख लोगे, जो उत्तर आएगा क्या लगाओगे, कालवाचक के साथ कब लगाओगे, स्थानवाचक के साथ कहाँ लगाओगे, परिमाणवाचक के साथ कितना लगाओगे, रीतिवाचक के साथ कैसे लगाओगे। जो उत्तर आएगा वे हमारे क्या होंगे, क्रिया विशेषण के भेदों के उत्तर हो जाएंगे। ये हो गया क्रिया विशेषण। अब चलेंगे अपने समुच्चय बोधक शब्दों पर। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय कौन से होते हैं, दो उपवाक्यों को जोड़ने वाले कौन से, और, किंतु, या, तथा, इसलिए, लेकिन, परंतु, ऐसे शब्द। तो अगर पेपर में आ जाएंगे, जैसे पेपर में आ जाए राम और श्याम बाजार गए, ठीक है, तो इसमें आ जाए कि ये क्या है, तो ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है, याद रखना है। ठीक है, और अब देखें संबंध बोधक संबंध बोधक वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं और दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, वे क्या हो जाएंगे, संबंध बोधक। जैसे राम का घर विद्यालय के सामने है, तो के सामने शब्द क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। अब बचा विस्मयादि बोधक, तो विस्मयादि बोधक तो आपको पता ही है, पेपर कैसा हुआ है आप सबका, आहा बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, तो आहा, ओह, ठीक है, और देखें वाह, इस तरह के विस्मय आदि बोधक शब्द जो होते हैं वे क्या होते हैं, अपने को जो आश्चर्यजनक, जो एक्सक्लेमेटरी यहाँ पर चिन्ह लगे रहेंगे, वे होते हैं विस्मय आदि बोधक, शोक हर्ष वगैरह का बताने वाले, बोध कराने वाले। ये हो गया अपना अव्यय का टॉपिक पूरा, इसको अविकारी भी कहते हैं, याद रखना, टिक लगा दिया है। अब करेंगे अपने उपसर्ग पर। तो अब देखें उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग वे शब्दांश, ध्यान में रखना, वे शब्दांश जो शब्द के, मूल शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। ठीक है, परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, ध्यान में रखना है, पूर्व में लगकर, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी आ जाता है लिखित स्थान, तो आपको यहाँ पे क्या भरना होगा, पूर्व भरना होगा। इस तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं। उदाहरण देखिए, अत्याचार, तो अति प्लस आचार। ठीक है, अगर पेपर में आ जाए अत्याचार में उपसर्ग बताइए, तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या उपसर्ग है, क्योंकि संधि करवाई हुई है अच्छी तरह से, इसमें अति उपसर्ग है। अगर आ जाए अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो ध्यान रखना है अधि उपसर्ग है। प्रारंभ वाला यानी पूर्व वाला आपको शब्दांश बाहर निकालना है। ठीक है, अधि उपसर्ग है। अब सीधा सीधा आ जाए, मान लो अभिमान में उपसर्ग और मूल शब्द बताइए, तो ठीक है, अभी तो है उपसर्ग और मान है मूल शब्द, ये ध्यान रखना। जैसे आ जाए पर्यटन में उपसर्ग बताइए, तो परि उपसर्ग है इसमें। पर्यावरण में उपसर्ग बताइए, तो संधि आती है आपको, कौन सा उपसर्ग है, परि उपसर्ग है। और देखिए स्वागत में उपसर्ग बताइए, तो आपको पता होना चाहिए सु प्लस आगत होता है, तो सु उपसर्ग है इसमें। अब चलेंगे अपने प्रत्यय। तो देखें प्रत्यय की पहले क्या पूछेंगे, परिभाषा पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर या पीछे लगकर, अंत में या पीछे लगकर
लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। याद रखना परिभाषाएं आ सकती हैं, अच्छी तरह से परिभाषाएं ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और प्रश्न बन सकता है कि कृत प्रत्यय में कौन से शब्दों के पीछे लगते हैं, तो ध्यान रखना है क्रिया शब्दों के पीछे लगने वाले क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय, और तद्धित प्रत्यय क्या कहलाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रश्न बन सकता है कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, कृदंत कहलाएंगे, और तद्धित शब्द से बनने वाले प्रत्यय क्या कहलाएंगे, तद्धितांत कहलाएंगे। ये तो प्रत्यय बन सकते हैं। उदाहरण देखिए, इसमें उदाहरण ऐतिहासिक पूछेंगे आपसे प्रश्न में कि ऐतिहासिक में प्रत्यय बताइए या मूल शब्द और प्रत्यय बताइए, तो आपको पता होना चाहिए, आपको करवाया हुआ है, वीडियो पूरी देख लीजिएगा। इतिहास प्लस इक 4 दिन का समय है, बहुत बड़ा होता है 4 दिन का समय, आप सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं, पूरे सिलेबस की वीडियो बनाई हुई हैं, ठीक है। अगर पूछ लें पौराणिक में प्रत्यय बताइए और मूल शब्द बताइए, तो पुराण प्लस इक। सामाजिक में बताइए, सामाजिक तो समाज प्लस इक प्रत्यय है इसमें, ठीक है। और देखिए अगर ये पूछ लें आपसे आदित्य शब्द में प्रत्यय बताइए, तो आपको पता होना चाहिए, ये करवाया हुआ है अच्छी तरह से, अदिति प्लस यह प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। सौंदर्य में बताइए, मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए, ये प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सुंदर प्लस यह प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे शौर्य में शूर प्लस यह प्रत्यय लगा हुआ है। कभी कभी क्या होगा, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भी पूछ सकते हैं। जैसे देखें अप्रत्याशित, तो देखें या सीधा एग्जाम्पल देख लो, ये भी समझा देती हूँ। अ प्लस प्रति प्लस आशा प्लस इत, तो इत क्या है, इसमें प्रत्यय है, प्रति क्या है, उपसर्ग है, अ क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। तो इसमें 2 उपसर्ग हैं, 1 प्रत्यय है। जैसे देखो विफलता, ठीक है, इसमें वी तो उपसर्ग है, फल मूल शब्द है, और ता क्या है, इसमें प्रत्यय है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो ये अपने हो गया उपसर्ग और दूसरा हो गया प्रत्यय। अब चलेंगे संधि। अब देखें संधि, तो सबसे पहले संधि की परिभाषा ही पूछ सकते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो ध्यान में रखना है, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं, ठीक है। ये तो परिभाषा अच्छी तरह से याद कर लेना, पक्का पूछ सकते हैं पेपर में कि संधि की परिभाषा किसे कहते हैं। अगला प्रश्न आ सकता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है, विसर्ग संधि। तो देखिए स्वर संधि, जहाँ पर दोनों तरफ स्वर हो, प्रथम वर्ण के अंत में भी स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या हो, स्वर हो, वहाँ कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि, प्रथम वर्ण के अंत में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर या व्यंजन हो सकता है, वहाँ व्यंजन संधि। दोनों तरफ व्यंजन भी हो सकते हैं। विसर्ग संधि, प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग आएगा, दूसरी तरफ क्या आ सकता है, स्वर भी आ सकता है और व्यंजन
भी आ सकता है। इस तरफ स्वर भी हो सकता है, इधर व्यंजन हो गया, ठीक है। इस तरफ व्यंजन अगर आप ऐसे दिखाओगे तो भी सही माना जाएगा। इस तरफ स्वर भी हो सकता है या दोनों तरफ व्यंजन भी हो सकते हैं, तो वहाँ कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। स्वर संधि में क्या होगा? दोनों तरफ क्या होने चाहिए? स्वर ही होने चाहिए। वहाँ कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। ये तो हो गई मूल परिभाषा। अब आपसे पूछे जाएंगे कि इस शब्द में कौन सी, जैसे अत्याचार में कौन सी संधि है, इस तरह का पूछे जाएंगे। आपको याद रखना है। थोड़ी थोड़ी ट्रिक मैं बता देती हूँ आपको। देखें, जैसे एक शब्द आपने स्वर संधि ही ले लेते हैं पहले, स्वर संधि, ठीक है। सुधांशु, अब इसमें संधि पूछेंगे, आ की मात्रा आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको तोड़कर भी देखेंगे तो क्या बन रहा है? सुधा प्लस अंशु। तो आपको पता होना चाहिए, पहले तो यही बता देंगे आपकी ये स्वर संधि है, ठीक है। अगर स्वर संधि का भेद पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरफ भी आ है, इस तरफ भी आ है, तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, ठीक है। अगर पूछ लें गुण संधि में से कुछ पूछ लिया, जैसे रमेश, रमा प्लस ईश, ठीक है। अब देखें, प्रथम शब्द के अंत में आ रहा है स्वर, इस तरफ भी स्वर, तो ये तो है तो स्वर संधि। लेकिन ये पूछेंगे कि स्वर संधि का भी कौन सा भेद है? तो इस तरफ आ है, इस तरफ ई है, तो ए बन रहा है, तो कौन सी संधि है? गुण संधि, ठीक है। अगर पूछ लें वृद्धि संधि का, तो महोज, दो मात्राएं लगी हुई हैं, तो वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। और इसे अपने खोलकर भी देखेंगे तो देखो महा प्लस ओज बन रहा है। एक तरफ आ की मात्रा, एक तरफ ओ है, ठीक है। अब पूछ लिया यदि यण संधि में से कुछ पूछ लिया, मान लीजिए ये पूछ लिया अत्याचार, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, एक तो ये वर्ण आधा आ गया, हर किसी में नहीं चलेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये एक ट्रिक है केवल कि यण संधि में क्या होता है कि एक वर्ण जो बीच वाला ये वर्ण होगा ये आधा होगा, ठीक है। अति प्लस आचार, ठीक है। अब देखें, यदि आपसे पूछ लें यण के बाद आ गया अयादि संधि, ने प्लस अन क्या बन जाएगा? नयन, ठीक है। यहाँ पर आई बन रहा है, आपको पता चल रहा है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। वैसे स्वर संधि की सारी शॉर्ट्स भी मैंने बना रखी हैं, वो भी मैं आपको भेज दूंगी, वो भी आप देख सकते हो। अब देखेंगे अपने व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होगा? प्रथम शब्द के अंत में स्वर या व्यंजन, या दोनों तरफ क्या होंगे? व्यंजन, और दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन। तो इसमें भी महत्वपूर्ण कुछ एक उदाहरण है, मैं आपको बता देती हूँ, जो पेपर में आ सकते हैं। देखें, जैसे उल्लास, ठीक है, तो इसका क्या होगा? उत प्लस लास। जगदीश, जगत प्लस ईश। कुछ एक उदाहरण जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उल्लेख, उत प्लस लेख। उच्चारण, उत प्लस चारण। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल। निश, सदुपयोग, सत प्लस उपयोग। और देखें उन्नति, उत प्लस नति। जगदम्बा, जगत प्लस अम्बा। ये कुछ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द हैं, इनको आप देख लीजिएगा। ये हो जाएगी व्यंजन संधि। विसर्ग संधि के भी मैं आपको कुछ एक उदाहरण ही बता रही हूँ, बाकी आप विसर्ग संधि की वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। हाँ, तो देखो विसर्ग संधि में क्या पूछ सकते हैं। देखो
यदि पूछ लिया सरोज शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें विसर्ग संधि है, अच्छी तरह से करवाई हुई है। और देखें, सरोवर सर है प्लस वर, मनोविज्ञान मन है प्लस विज्ञान, आशीर्वाद आशी ही प्लस वाद। और देखें, निस्वार्थ निहि प्लस स्वार्थ, निश्चल निहि प्लस छल, पुरस्कार पुर है प्लस कार, भास्कर भाह प्लस कर, नमस्ते नमः प्लस ते। ये ध्यान में रखना, ये कुछ एक इम्पोर्टेंट उदाहरण है। अब चलते हैं अपने समास पर, ये टॉपिक भी अपना हो गया है। तो समास में देखें, सबसे पहले परिभाषा, दो शब्दों के मेल को। संधि और समास की परिभाषा में अंतर ज़रूर ध्यान रखना। संधि मतलब दो वर्णों का मेल और समास मतलब दो शब्दों का मेल। अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। अब पूछेंगे इसके भेद कितने होते हैं, तो भेद होते हैं 6। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब देखो, अव्ययी समास का पूछ सकते हैं, ठीक है। अव्ययी समास में क्या पूछ सकते हैं? उदाहरण पूछ सकते हैं। तो ध्यान में रखना है, जिन शब्दों के आगे उपसर्ग लगे रहेंगे वे सारे के सारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे, ठीक है। ये अच्छी तरह से ध्यान रखना, कुछ एक उपसर्गों को छोड़ना होता है, ऐसा आपके नहीं पूछा जाएगा इतना डीप, ठीक है। जैसे अत्याचार, अतिक्रमण, आमरण, ठीक है, आजन्म, ये सब क्या है? उपसर्ग ही तो लगे हुए हैं आगे, ठीक है। उपसर्ग लगे हुए हैं तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और जहां पर दो शब्द एक जैसे आ जाएं, मान लो ये पूछ लें, धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है, तो एक जैसे दो शब्द आ गए, वहां भी कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, ये ध्यान में रखना। और देखें, तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों की, जो कारक चिन्ह हैं उनकी विभक्ति का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जैसे देखें, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, ये भी पूछ सकते हैं। वैसे तो ये ज़्यादा डीप नहीं पूछेंगे कि ये तत्पुरुष का भी आगे कौन सा भेद है, ये केवल ये पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति शब्द में कौन सा समास है। तो आप इसको विभक्ति इसकी करेंगे तो राष्ट्र का पति, ठीक है। तो का विभक्ति का लोप हो रहा है, तो ये किस में आ जाएगा? तत्पुरुष समास में आ जाएगा। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। जैसे गौशाला, गायों के लिए शाला। जैसे मनमानी, मन से मानी। जैसे सिर दर्द, सिर में दर्द। जैसे जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। इस तरह के अगर कोई शब्द आ जाएंगे तो वो किस में आएंगे? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। अब देखें आगे, द्विगु समास। प्रथम शब्द क्या होगा? संख्यावाची होगा, ये ध्यान रखना, संख्यावाची। बस इतना ही ध्यान रखना कि कोई तीसरा उत्तर नहीं आना चाहिए, कोई तीसरा अर्थ नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान में रखना। जैसे त्रिमूर्ति, अगर आ जाए त्रिनेत्र तो ये किस में चला जाएगा? बहुव्रीहि में। क्यों? क्योंकि कोई तीसरा अर्थ दे रहा है। त्रिनेत्र अर्थात क्या होता है? भगवान शिव, ठीक है। अगर आ जाए यहाँ पे एक तंत्र, तो प्रथम शब्द क्या है?
संख्यावाची है। अगर यहाँ आ जाए एक दंत, ठीक है, एक तंत्र, एक है जिसका तंत्र, एक है जिसका शासन, तो एक दंत आ जाए तब क्या होगा, गणेश जी। कोई तीसरा अर्थ आ रहा है, ठीक है, जैसे मंजिला, ठीक है, सीधा सीधा साधारण अर्थ आ रहा है। प्रथम शब्द क्या है, संख्यावाची है। लेकिन अगर आ जाए तिरंगा, तिरंगा क्या है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो कोई भी तीसरा अर्थ आएगा वो किस में जाएगा, बहुब्रीहि समास में जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य जिसमें होंगे वो क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे नीला काश, नीला है जो आकाश, मंद है जिसकी बुद्धि, ठीक है, जैसे इसमें आ गया लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, ये भी क्या है, विशेषण विशेष्य तो है, लेकिन इसमें क्या है कि बहुब्रीहि समास आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये तीसरा अर्थ दे रहा है, ठीक है। अब देखें इसमें और उदाहरण ले सकते हैं अपने कर्मधारय समास में, जैसे लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, और देखें किसका फ़ोन है, जैसे महासागर, महान है जो सागर, महात्मा, महान है जो आत्मा। अब देखें द्वंद्व समास, द्वंद्व समास यहाँ ले लूँ क्या, द्वंद्व समास में क्या होगा, बीच में ये वाला चिन्ह लगा रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। वहाँ पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे फल फूल, देश विदेश, ठीक है, जैसे भला बुरा, दाल रोटी, ये शब्द, ये बीच में ये लगा रहेगा, ये ध्यान रखना द्वंद्व समास में। ये हो गए अपने सारे के सारे समास, ठीक है। अब मुहावरों की मैंने क्या बना रखी हैं, शॉर्ट्स बना रखी हैं, वो आप सबने देख ली हैं और कॉपी में उतार भी लिए हैं। मुहावरे जो पाठ्य पुस्तक में से आएंगे उन्हीं मुहावरों की मैंने शॉर्ट्स बनाई हैं, ठीक है। लोकोक्ति आप अपनी तरफ से याद कर लीजिएगा। ये हो गया है व्याकरण का पूरा सिलेबस। अब मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, मेरी शुभ कामनाएं आपके साथ है। आप अच्छे से पेपर देखें, खुश मन से बाहर निकलें और मुझे भी खुश कर दें। थैंक यू।